हेलो फ्रेंड्स, ये एटॉमिक फिजिक्स का 10th लेक्चर है और इस सीरीज में हम लोग पढ़ रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर। और अब हम पहुंच गए हैं रिलेटिविस्टिक करेक्शन ऑफ सोमरफेल्ड मॉडल। पिछले लेक्चर में मैंने आपको सोमरफेल्ड मॉडल अच्छे से एक्सप्लेन किया था और ये भी बताया था कि बोर के सर्कुलर ऑर्बिट जो था कॉन्सेप्ट उनका कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, उसे चेंज करके सोमरफेल्ड ने इलिप्टिकल ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट दिया था। और ये भी समझाया था कि इलिप्टिकल ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट क्यों देना पड़ा था, क्योंकि फाइन स्ट्रक्चर को समझाने के लिए। और फाइन स्ट्रक्चर क्या था? पास्चर ने हाई रिजॉल्विंग पावर की स्पेक्ट्रोस्कोप से जो एच अल्फा लाइन थी ना, बामर सीरीज की एच अल्फा लाइन है, वो आपको पता है कि बामर सीरीज कैसे ऑब्टेन होती है? जब हायर एक्साइटेड स्टेट से इलेक्ट्रॉन सेकेंड ऑर्बिट में आता है तब बामर लाइन्स आती है। तो थर्ड से सेकेंड लाइन में आने में जो लाइन जनरेट होती है वो एच अल्फा लाइन जनरेट होती है हाइड्रोजन के केस में। तो जब पास्चर ने हाई रिजॉल्विंग पावर के स्पेक्ट्रोस्कोप से इस लाइन को देखा तो उन्होंने कुछ फेंट लाइंस भी इसके पास में देखी जिनकी वेवलेंथ का डिफरेंस बहुत कम था। तो इन लाइंस को बोर के एटॉमिक मॉडल से एक्सप्लेन नहीं किया जा रहा था, तो यानी कि बोर के मॉडल में कुछ करेक्शन की जरूरत थी। तो सोमरफेल्ड ने बोर के मॉडल को एक्सटेंड किया था और इलिप्टिकल ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट दिया था। और उन्होंने ये बताया था कि इलिप्टिकल ऑर्बिट में दो क्वांटम नंबर होंगे। देखो, सर्कुलर ऑर्बिट में रेडियस चेंज नहीं होती, केवल थीटा चेंज होता रहता है। जैसे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है ना सर्कुलर ऑर्बिट में, तो क्या चेंज होता रहता है? थीटा। लेकिन इलिप्टिकल ऑर्बिट में अगर न्यूक्लियस इलिप्टिकल ऑर्बिट के किसी फोकस पे है ऐसे, तो ये फोकस है, तो आर भी चेंज होता रहता है। तो उन्होंने दो क्वांटम नंबर दिए, एक तो आर और एक थीटा के कॉरस्पॉन्ड, और उन्होंने उसकी कॉरस्पॉन्ड जो एंगुलर मोमेंटम ये था, यहाँ पे के एच क्वांटाइज किया और रेडियल मोमेंटम पी आर डी आर को एन आर एच क्रॉस नहीं एच, ठीक है, इस तरह से क्वांटाइज किया। तो उनके मॉडल में दो क्वांटम नंबर अपेयर हुए, के और एन आर, और इन दोनों का सम इज इक्वल टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के इक्वल था। और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है? नंबर ऑफ ऑर्बिट को एक्सप्लेन करता था। दैट मीन्स कि एक क्वांटम नंबर के कॉरस्पॉन्ड बहुत सारे एनर्जी लेवल होंगे। मैंने आपको बताया भी था पिछले लेक्चर में, के इज नॉट इक्वल टू 0, के की वैल्यू 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 एंड सो ऑन। और एनआर की वैल्यू 0 से लेकर 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो अगर n इज इक्वल टू मान लिया 3 है, तो आपके पास कितने ऑर्बिट होंगे रिवॉल्व करने के लिए? पहले तो बोर के कॉरस्पॉन्ड तो सिर्फ सिंगल एक ऑर्बिट था, ठीक है ना, सर्कुलर ऑर्बिट। लेकिन सोमरफेल्ड ने एक्सटेंड किया तो n इज इक्वल टू 3 कैसे हो जाएगा? k की वैल्यू जब 1 हो और nr की वैल्यू 2 हो, k की वैल्यू 2 हो, nr की वैल्यू 1 हो, k की वैल्यू 3 हो, nr की वैल्यू 0, क्योंकि यहाँ पे ये कंडीशन है। k इज नॉट इक्वल टू 0 इसलिए नहीं था कि ये एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है, तो ऑर्बिट आपका स्ट्रेट लाइन नहीं हो सकता क्योंकि वो फिर न्यूक्लियस से पास होगा, ठीक है। ऐसी कंडीशन का मोशन इलेक्ट्रॉन नहीं कर सकता है कि न्यूक्लियस से पास हो ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। तो ये एडिशनल ऑर्बिट्स आ गए हैं एक क्वांटम नंबर के कॉरस्पॉन्ड, ठीक है। इसको भी हम देखेंगे कि किस तरह से। अभी मैंने आपको पिछले लेक्चर में समझाया था कि जब सोमरफेल्ड ने इलिप्टिकल ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट दिया और कैलकुलेशन करके दिखाया था, तो उन्होंने एनर्जी इज इक्वल टू निकाली माइनस आर एच सी अपॉन एन स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर, ठीक है, अगर जेड एटॉमिक नंबर है किसी भी एटम का। और फॉर हाइड्रोजन एटम जेड इज इक्वल टू 1 है, तो एनर्जी इतनी हो गई। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको याद हो, जो बोर ने एनएच स्टेट की एनर्जी के लिए जो फॉर्मूला दिया था वो भी सेम ही था, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हो के अपियर नहीं हो रहा है, के ही तो ऐड किया है उन्होंने, ठीक है, अपनी थ्योरी के अकॉर्डिंग। तो के तो अपियर हो ही नहीं रहा है। एजीम्यूथुअल, इसको हम बोलते हैं एजीम्यूथुअल क्वांटम नंबर, ठीक है। और ये आपका रेडियल क्वांटम नंबर है और ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। तो जब इस पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, यानी n पे ही डिपेंड कर रहा है और n इन दोनों का सम है, दैट मीन्स कि कोई भी एनर्जी लेवल, न्यू एनर्जी लेवल ऐड नहीं हुए हैं। दैट मीन्स फाइन स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता इलिप्टिकल ऑर्बिट की करेक्शन से। तो ये जो रिजल्ट आया है, इससे सिर्फ ऑर्बिट तो डिफरेंट डिफरेंट प्रिंसिपल नंबर की ऑर्बिट तो डिफरेंट डिफरेंट हो चुकी हैं,
लेकिन उससे कोई भी न्यू एनर्जी लेवल ऐड नहीं हुए हैं, जिससे फाइन स्ट्रक्चर को नहीं समझा सकते। पहले तो हम इसको ही देख लेते हैं कि इस रिजल्ट से क्या निकला है, किस तरह की ऑर्बिट जनरेट हुई है जो कि सेम एनर्जी की थी। उसके बाद हम देखते हैं कि रिलेटिविस्टिक करेक्शन कैसे किया सोमरफेल्ड ने। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरा पिछला लेक्चर देखा होगा तो ए की वैल्यू इज इक्वल टू आई थी ए नॉट एन स्क्वायर अपॉन जेड की, ठीक है। और बी की वैल्यू, ये सेमी मेजर एक्सिस और ये सेमी माइनर एक्सिस है, ये ए नॉट एन के अपॉन जेड के इक्वल। इसमें जो ए नोट है वो बोर की फर्स्ट ऑर्बिट की जो रेडियस है उसके इक्वल है, और यहाँ पे एन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है और के एजीमुथल क्वांटम नंबर है। तो हम ये देख रहे हैं कि ए और बी, जैसे अब हम ये देख रहे हैं कि के चेंज होने से किस तरह से ऑर्बिट चेंज होंगी। अब मान लीजिए n इज इक्वल टू 3 की कॉरस्पॉन्ड अगर आपको ऑर्बिट देखनी है तो n इज इक्वल टू 3 में k की वैल्यू जो है वो 1, 2 एंड 3 होगी, ठीक है। तो हमारे पास जो इक्वेशन a की वैल्यू आएगी n इज इक्वल टू 3 और k इज इक्वल टू 1 के कॉरस्पॉन्ड। तो देखिए a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a नॉट, n की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो 9 अपॉन जेड, समझ रहे हैं। और ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 इंटू 1 यानी ए नॉट 9 अपॉन जेड। जेड की वैल्यू तो 1 है, ठीक है। हाइड्रोजन एटम के लिए हम ये कैलकुलेशन कर रहे हैं तो इसीलिए जेड इज इक्वल टू 1 है। तो ये हमारी आ गई है 9 ए नॉट और ये भी 9 ए नॉट। तो यानी कि ए और बी जब इक्वल है तो कैसी ऑर्बिट होगी, सर्कुलर ऑर्बिट। न्यूक्लियस कहाँ होगा, सेंटर में होगा, ठीक है। अब हमने कहा n इज इक्वल टू 3 में ही k की वैल्यू जब 2 है तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 ए नॉट, सेम ही रहेगी, a की तो k पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। और b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 इंटू 2, 3 इंटू 2 यानी कि 6 ए नॉट, यानी b की वैल्यू कम हो गई है। अब देखिए मुझे आपको पता ही है कि ये तो सेमी मेजर एक्सिस होता है और ये माइनर एक्सिस होता है, तो हमारा ये वाला तो शुरू में 9 ए नॉट ही था ना, और वो भी पहले अभी भी सेम ही आ रहा है। तो यानी कि ये वाला एक्सिस जो है वो छोटा हो गया है, तो हमारी जो ऑर्बिट होगी वो ऐसे हो जाएगी, ऐसे इलिप्टिकल, यहाँ पे न्यूक्लियस है, ठीक है। और ये वाली जो डिस्टेंस है ये सेमी माइनर एक्सिस की है, ये 6 ए नॉट के इक्वल हो गई। अब हमारे पास तीसरी कंडीशन है कि जब n इज इक्वल टू 3 है और k इज इक्वल टू 1 है, तो इसका मतलब a की वैल्यू तो आपकी 9 ए नॉट ही हुई, लेकिन b की वैल्यू कितनी हो गई है, b की वैल्यू 3 ए नॉट होगी, यानी और छोटा हो गया। तो हमारा ये जो है ये इस तरह से हो जाएगा, ये तो हमारी 9 ए नॉट ही रहेगी, ठीक है। ये वाला एक्सिस नहीं बढ़ेगा, हमारा सेमी मेजर एक्सिस नहीं बढ़ेगा, ये आपका कम होता चला जाएगा, ये आपका आ जाएगा 3 ए नॉट। तो यानी कि जितना k की वैल्यू कम होती चली जा रही है ऑर्बिट उतना ही इलिप्टिकल होता जा रहा है। इसी तरह से आप n इज इक्वल टू 2 के लिए भी 2 इलिप्टिकल ऑर्बिट आ जाएंगी, एक सर्कुलर और एक इलिप्टिकल, ठीक है। जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ेगी उतने ही नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़नी शुरू हो जाएगी, यानी सोमरफेल्ड के मॉडल से नंबर ऑफ ऑर्बिट तो इंक्रीज हो गई, लेकिन उन सब की एनर्जी n के ऊपर डिपेंड कर रही है, उन सब की एनर्जी में कोई चेंज नहीं आया। दैट मीन्स कोई भी न्यू एनर्जी लेवल ऐड नहीं हुए हैं, इसीलिए फाइन स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए सोमरफेल्ड ने रिलेटिविस्टिक करेक्शन दिया, तो हम इसको हटा देते हैं और देखते हैं कि सोमरफेल्ड का रिलेटिविस्टिक करेक्शन क्या है। तो फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं रिलेटिविस्टिक करेक्शन। देखिए सबसे पहले तो हमें देखना है कि बोर ने जब अपना मॉडल दिया था सर्कुलर ऑर्बिट का, तो न्यूक्लियस और उसके अबाउट सर्कुलर ऑर्बिट में जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता था तो उसकी वेलोसिटी उन्होंने कैलकुलेट की थी। कितनी वेलोसिटी थी, 2.2 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये बोर के फर्स्ट ऑर्बिट में वेलोसिटी थी हाइड्रोजन एटम के लिए, ये ध्यान रखना है। तो ये देखिए अगर सी से कंपेयर करें 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, तो ये इसकी कंपैरेबल नहीं है, ठीक है। तो वहां पे रिलेटिविस्टिक इफेक्ट नहीं लगेगा। लेकिन अगर हम सोमरफेल्ड की इलिप्टिकल ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट कंसीडर करते हैं तो देखिए यहाँ पे आपने न्यूक्लियस लिया है, तो जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास होगा तो वो तेजी से रिवॉल्व करेगा और जब दूर होगा
तो धीरे धीरे रिवॉल्व करेगा। केपलर ने भी ये लॉ दिया था ना, क्योंकि सेम एरियल वेलोसिटी से वो रिवॉल्व करता है। एरियल वेलोसिटी सेम रहती है, यानी इतना एरिया उसको कवर करना है और उतने ही टाइम में यहाँ से इतना एरिया कवर करना है। ये दोनों इक्वल होंगे एरिया, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब यहाँ जाएगा इलेक्ट्रॉन तो वो स्पीड डाउन कर देगा, यहाँ पे आएगा तो स्पीड अप हो जाएगा। यानी कि ये इसकी होती है इलिप्स की, बताया था मैंने पीछे भी, पेरिहीलियन। तो पेरिहीलियन के पास आते ही, यानी न्यूक्लियस के पास आते ही इलेक्ट्रॉन स्पीड अप हो जाता है। तो स्पीड अप हो जाता है, दैट मीन्स यहाँ पे हम स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को यूज कर सकते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट के कंपेरेबल हो जाती है। वहीं पे हम स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी लगाते हैं जहाँ पे स्पीड ऑफ पार्टिकल c के कंपेरेबल होती है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखनी है। अब हम देखते हैं कि आइंस्टीन ने एनर्जी मास इक्विवेलेंस का रूल दिया था। उन्होंने ये बोला था कि कोई भी पार्टिकल है उसका रेस्ट मास m0 होता है। अगर हम उसे c² से मल्टीप्लाई कर दें स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में, दैट मीन्स उसके पास इतनी एनर्जी रहती है, ठीक है। ये इसका रेस्ट मास है। लेकिन यहाँ पे पार्टिकल बहुत तेजी से मूव कर रहा है कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ सी, दैट मीन्स कि उसके अंदर खूब सारी काइनेटिक एनर्जी आ गई है, समझ रहे हो। तो वो एनर्जी इसके मास में ऐड हो गई है, समझ रहे ना आप। तो उसकी वजह से उसका मास इंक्रीज हो जाता है। अगर कोई पार्टिकल सी की स्पीड से चलेगा तो उसका मास इंक्रीज होता चला जाता है, और उस मास के लिए आइंस्टीन ने रिलेशन दिया था m0 अपॉन √1 - v² अपॉन c²। देखिए फ्रेंड्स, ये जो वैल्यू है इसे हम मोस्टली गामा से रिप्रेजेंट करते हैं, और गामा ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होता है। दैट मीन्स कि मास बढ़ जाता है। और काइनेटिक एनर्जी उसके अंदर कितनी ऐड हो गई है स्पीड बढ़ने की वजह से, mc² - m0 c²। इतनी काइनेटिक एनर्जी आ गई है पार्टिकल के अंदर, जो कि उसके मास को इंक्रीज कर रही है। और यहाँ पे हमने m0 √1 - v² अपॉन c² इंटू c² बाहर ले लें अगर हम, माइनस m0 c², c भी हो जाएगा 1 - 1, यहाँ पे m0 आ गया, ठीक है। तो ये रिलेशन इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। दिस इज एडिशनल काइनेटिक एनर्जी अगर पार्टिकल स्पीड अप हो जाता है, ठीक है, इलिप्टिकल ऑर्बिट में। तो इस काइनेटिक एनर्जी की वजह से कुछ एनर्जी में चेंज हुआ। क्या चेंज हुआ? पहले एनर्जी इलिप्टिकल ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट रख के भी इतनी ही आ रही थी जितनी बोर के ns ऑर्बिट में थी, लेकिन जब इस एनर्जी को कंसीडर किया गया तो इलिप्टिकल ऑर्बिट में जो एनर्जी आई वो E = -RHc अपॉन n²। ये तो था ही, साथ में एक टर्म और ऐड हो गई जिसकी वैल्यू R α², अल्फा भी बताते हैं जो फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट है, Z, यहाँ पे Z² एक्चुअली में, ये तो हाइड्रोजन एटम के लिए Z हम 1 कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे Z² है, Z⁴, इसे हटा देते हैं जिससे कंफ्यूजन ना हो। Hc अपॉन n⁴ इंटू n/k - 3/4। इतनी एनर्जी हो जाती है अगर आप रिलेटिविस्टिक करेक्शन करते हो इलिप्टिकल ऑर्बिट के कॉन्सेप्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो अल्फा जो है वो आपका e⁴ अपॉन ε0 Hc इसके इक्वल होता है। दिस इज कॉल्ड फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट। और ध्यान रखना फ्रेंड्स, जैसे ये जो वैल्यू होती है ये हमेशा पॉजिटिव होती है, पॉजिटिव वैल्यू है, निगेटिव के साथ इसमें ऐड हुई है, दैट मीन्स एनर्जी हमेशा इंक्रीज होगी। के डिफरेंट वैल्यूज के लिए ई की वैल्यू चेंज होती चली जाएगी, ठीक है। और उसकी वजह से न्यू एनर्जी लेवल ऐड हो गए हैं। अब हम देखते हैं एनर्जी लेवल डायग्राम से कि फाइन स्ट्रक्चर को कैसे एक्सप्लेन किया गया, ठीक है। देखिए, इसको हटा देते हैं। अब ये तो एनर्जी आ गई है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, के की ट्रांजिशन देखेंगे n = 3 से n = 2 में, जो H अल्फा लाइन है।
हम हाइड्रोजन के केस में Z इज इक्वल टू 1 रख रहे हैं और H अल्फा लाइन बामर सीरीज की फर्स्ट लाइन के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो N इज इक्वल टू 3 के कॉरस्पॉन्ड K की वैल्यू कितनी होगी, एक तो 3 होगी, एक 2 होगी और एक 1 होगी, ठीक है। तो उनके लिए अलग अलग लेवल होंगे। अब हमारे पास इसको हम लिख सकते हैं, अब हम एनर्जी लेवल बनाएंगे N इज इक्वल टू 3 के लिए, एक तो 3 होगा, ठीक है, ये सर्कुलर ऑर्बिट होगा। तो अगर हम K की वैल्यू कम करेंगे तो हमारा जो एनर्जी लेवल है एक नीचे आ जाएगा 3 2, एक एनर्जी लेवल उसके नीचे आ जाएगा 3 1। इसमें भी आपको सफिक्स में 3 2 1 ये बता रही हूँ K के डिफरेंट वैल्यूज के लिए। अब अगर N इज इक्वल टू 2 है तो K की वैल्यू कितनी होगी, एक 2 होगी और एक 1 होगी, यानी कि दो एनर्जी लेवल हो गए डिफरेंट एनर्जी के। एक तो 2 2 ये हायर एनर्जी का होगा, 2 1 ये इससे स्लाइटली लोअर एनर्जी का। बहुत कम डिफरेंस है इन लेवल्स के बीच में। ये लेवल बता रहे हैं कि डिफरेंट इसेंट्रिसिटी की इलेप्टिकल ऑर्बिट है, इसकी कॉरस्पॉन्ड तो सर्कुलर ऑर्बिट है, ठीक है। और जैसे जैसे आपने K की वैल्यू चेंज की या कम होती चली जा रही है तो मोर इलिप्टिकल होती चली जा रही है ऑर्बिट, और उनकी एनर्जी में डिफरेंस भी आ गया, ठीक है। तो इसके हिसाब से ये आ गया। अब ट्रांजिशन कैसे हो सकता है, 3 से 2 में, 3 से इसमें, ठीक है। अब इससे इसमें, इससे इसमें, फिर इससे इसमें, इससे इसमें, ये सारे ट्रांजिशन देखे गए। टोटल 6 ट्रांजिशन एक्सपेक्ट किए गए, ठीक है। ये एक्सपेक्ट किया गया कि इस तरह से इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, जब n इज इक्वल टू 3 से n इज इक्वल टू 2 ऑर्बिट में आएगा, हो सकता है वो इस ऑर्बिट में आ गया हो, इस वाले से इसमें आ गया हो, इससे इसमें आ गया हो, किसी से भी, तो उसके हिसाब से स्पेक्ट्रल लाइंस जनरेट हो रही हैं, तो ये फेज लाइंस मिल रही है। लेकिन एक्चुअली में जब देखा गया तो हमें केवल मतलब इतनी 6 लाइंस नहीं मिली, थोड़ी कम लाइंस मिली। तो इसीलिए एक रूल बनाया गया कि ट्रांजिशन वही पॉसिबल है जिसके लिए K की वैल्यू में चेंज ±1 होगा। अगर ये ट्रांजिशन रूल लगाते हैं अगर आप, तो ये 6 की जगह 3 ट्रांजिशन रह जाते हैं। देखिए ये सारा हटा दें, ये ट्रांजिशन नहीं होंगे, ये फॉरबिडन है। केवल कौन से ट्रांजिशन होंगे, ये लेवल हमने फिर से बना दिए, 2 2 2 1 3 3 3 2 3 1। देखिए K की वैल्यू +1 चेंज हो या -1 चेंज हो, तो यहाँ पे K इज इक्वल टू 1 है और 2 है, तो यहाँ ये ट्रांजिशन हो सकता है। इसमें क्या चेंज हो रहा है, -1, ठीक है। और यहाँ से यहाँ 0 चेंज हो रहा है, तो ये ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है। यहाँ से यहाँ चेंज हो रहा है, कितना, 3 से 2 में हो रहा है, ये पॉसिबल है। K इज इक्वल टू 3 है और K इज इक्वल टू 2 है, तो डिफरेंस कितना आ गया, 1 का। अब इन तीनों से इसमें देख लिया हमने, अब इन तीनों से इस वाले भी ट्रांजिशन में देखेंगे। 1 - 1 नहीं हो सकता, 2 - 1 हो सकता है, तो 2 से 1 में हो गया। लेकिन 3 - 1 नहीं हो सकता, उसकी कॉरस्पॉन्ड चेंज इन K कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो केवल ये 3 ट्रांजिशन होंगे जो कि बामर में दिखाई देंगे, और इनके बीच का जो डिफरेंस है वो बहुत कम है, ठीक है। एनर्जी लेवल बहुत पास है और उनके बीच का वेवलेंथ का डिफरेंस बहुत कम है। तो ये चीज़ सोमरफेल्ड ने सक्सेसफुली हाइड्रोजन की H अल्फा लाइन और हीलियम की फर्स्ट लाइन के लिए एक्सप्लेन कर दी। लेकिन मोर कॉम्प्लेक्स एटम के लिए वो इस चीज़ को भी रख के, रिलेटिविस्टिक इफेक्ट रख के भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। अब हम आगे पढ़ने वाले हैं सोमरफेल्ड के मॉडल के क्या ड्रॉबैक थे या शॉर्टकमिंग थी जिसकी वजह से उसमें चेंज करने की ज़रूरत थी, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ लेते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, रिलेटिविस्टिक करेक्शन से न्यू एनर्जी लेवल ऐड हो गए हैं, उसकी वजह से हाइड्रोजन और हीलियम का फाइन स्ट्रक्चर को सोमरफेल्ड ने सक्सेसफुली एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। और एक चीज़ और ध्यान रखनी है इसमें कि उन्होंने उसमें न्यूक्लियस की मोशन को कंसिडर नहीं किया। जैसे कि आपको मैंने बताया था, बोर का मॉडल जब एक्सप्लेन कर रही थी तो मैंने ये बताया था कि बोर ने न्यूक्लियस को हैवी, इनफाइनाइट हैवी नहीं मान के फाइनाइट मास का माना था, और ये कहा था कि कॉमन सेंटर ऑफ मास के अराउंड ये न्यूक्लियस भी रिवॉल्व कर रहा है और इलेक्ट्रॉन भी रिवॉल्व कर रहा है। तो उसकी वजह से कुछ लाइंस की वेवलेंथ में चेंज आया था, उसको हमने पूरा लेक्चर समझा था।
लेकिन यहाँ सोमरफेल्ड के मॉडल में अभी न्यूक्लियस को स्टेशनरी ही माना है, लेकिन अगर न्यूक्लियस को कुछ साइंटिस्ट ने उसको भी कंसीडर किया, न्यूक्लियर की मोशन को, और उससे भी एनर्जी में कितना चेंज आया उसको कंसीडर किया। वो टर्म इतनी छोटी है, तो मैं आपको यहाँ पे मैंने आपको शो किया हुआ है कि जो टर्म लास्ट में ऐड हुई है वो न्यूक्लियस के मोशन की वजह से हुई है। तो वो टर्म इतनी छोटी है कि उससे वेवलेंथ में नेग्लिजिबल चेंज आता है, तो उसको हटा दिया। ठीक है, उसको आप कंसीडर ना करिए, अभी आपके सिलेबस में है भी नहीं। और इस फॉर्मूले के डेरिवेशन भी बहुत ज़्यादा बड़ा है, उस डेरिवेशन का भी एमएससी बीएससी में तो कोई यूज़ नहीं है अभी। ठीक है, आपको सिर्फ यही देखना है इसमें, तो इसको आप डायरेक्टली भी लर्न कर सकते हैं। तो इस लेक्चर में हम फ्रेंड्स इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम सोमरफेल्ड के मॉडल की जो शॉर्टकमिंग है उसको डिस्कस करेंगे, और वेक्टर एटम मॉडल किस तरह आया उसके कुछ पॉइंट्स देखेंगे और उसको एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू।